हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर जो मैं आप लोगों को करा रही थी, जिसमें से मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको करा दिया है। इसके साथ साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी करा दिया है। अब मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी जिनको हम लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं उनको स्टार्ट करने वाली हूँ। इंग्लिश पेपर में आप लोग कह रहे थे ना 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो पेपर होते हैं उनके करा दीजिए। उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये इंग्लिश का पेपर है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इससे पहले सॉल्व करा दूँ। तो इंग्लिश का ये जो पेपर है ये सॉल्व कराने के बाद आपको मैं राजन सीरीज़ और पवन सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करा दूँगी। इसके साथ साथ एक महामैराथन क्लासेस दे दूँगी, तभी मैं आगे बढ़ूँगी। ठीक है, चलिए। तो जो आपका 2016 का जो पेपर है इसके लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आए हैं, चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल। यानी कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, इसको आपको उदाहरण सहित क्या है समझाना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा जिसे हम या ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञा जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ठीक है, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो ये संज्ञा क्या कहलाती है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये देखिए डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट कैन ओनली फेल्ट। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे हम क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में जैसे हॉनेस्टी है, ईमानदारी जिसे बोलते हैं, ट्रूथ, ठीक है, हैप्पीनेस, लव, हेट, ठीक है, यानी खुशी, गम, ईमानदारी, सच बोलना, ये सभी क्या है? सच्चाई, ठीक है, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, खुशी, ये सभी क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्हें हम ना ही छू सकते। क्या अगर आपसे कोई कहे कि जाओ खुशी को छू कर आओ, तो क्या आप छू सकते हो? नहीं। कोई कहे कि ईमानदार लड़का है, तो क्या आप उसकी ईमानदारी को देख सकते हो या उसकी ईमानदारी को छू सकते हो? नहीं। क्यों? सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट कैन ओनली फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका एकदम आपने थर्ड स्टैंडर्ड से आपने पढ़ा होगा कि यानी जो थर्ड क्लास में थे तब से आपने पढ़ा होगा कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, और नाउन के जितने भी टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा। इसके साथ साथ ये बच्चों वाली है। बच्चों में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, स्पेलिंग जो होती है उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर लिखना है आपको कंपार्टमेंट। ठीक है, और दूसरा जो आपका है वो है ट्रेवल। ठीक है, तो कंपार्टमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? कंपार्टमेंट की स्पेलिंग होती है COMPARTMENT। ठीक है, कंपार्टमेंट हो गया। ट्रेवल की आप जानते हो TRAVELLED, ट्रेवल्ड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। स्पेलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब तो आप स्पेलिंग आराम से, आप सारी स्पेलिंग्स तो जानते ही होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेलिंग्स में कन्फ्यूजन्स होती है, तो उससे आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, स्पेलिंग ज़रूर देखा करिए। स्पेलिंग के लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं कि आप एक बुक लेकर स्पेलिंग सीखने लगो। स्पेलिंग तो आपको जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, किसी चीज़ को याद करते हो, तो क्या होता है, जब आपके जो सेंटेंस में, आपके जो पैराग्राफ में क्या होती है, जो स्पेलिंग्स आती हैं, उनको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा करें। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई भी स्पेलिंग टफ लगती है तो उसको आप अच्छे से एक बार लिख लें। ठीक है, एक बार आप उसको लिख कर प्रैक्टिस करें, देखिए आपकी स्पेलिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप आराम से कर लोगे, इतना तो पता ही। स्पेलिंग वाला तो आप आराम से कर सकते हो। और ये देखिए स्पेलिंग जो आपकी आई है, अब सोचिए एक नंबर इसका मिल गया, एक नंबर इसका मिल गया, 2 नंबर फ्री के मिल गए कि नहीं मिले। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है कि हमारा इंग्लिश का पेपर नहीं हो पाएगा, बहुत टफ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है।
अब देखिए फिर से वही कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी 2016 के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पर भी देखिए लॉन्ग में भी, यानी 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन गए, ठीक है, विद प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपेंशन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ही इज़ एज वाइज एज सुलेमान, तो जो वो जो था वो सुलेमान से क्या है, बुद्धिमान था, ठीक है। वाह यानी जिसके बारे में भी बात की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि वाह जो है सुलेमान से बुद्धिमान है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री यानी कंपेयर करना है, ये तो ऑलरेडी कंपेयर ही है, ठीक है, लेकिन हमें इसको कॉम्परेटिव डिग्री में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये भी तो कह सकते हैं कि सुलेमान जो है वो उससे क्या है, बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। तभी तो ये उल्टा हो जाएगा ना, जब भी हम इस तरीके के जो आपके सेंटेंस आते हैं तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। जब भी हम इसको कॉम्परेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। तो वह सुलेमान से बुद्धिमान है, ठीक है, वह सुलेमान से बुद्धिमान या सुलेमान की तरह तो वह सुलेमान की तरह बुद्धिमान है, ठीक है। तो वह सुलेमान की तरह बुद्धिमान है, तो हम यहाँ पे क्या कर लिख सकते हैं कि सुलेमान जो है उसकी तरह बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम लिखेंगे सुलेमान उसकी तरह बुद्धिमान नहीं है, तो सुलेमान इज़ नॉट वाइजर देन ही, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर सुलेमान इज़ नॉट वाइजर देन ही, यानी वो सुलेमान की तरह बुद्धिमान है लेकिन सुलेमान उसकी तरह नहीं है, ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो हम इसको नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको पता है वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर हो जाएगा। अब वाइज एज नहीं लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि उसको कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन सुलेमान तो उसकी तरह नहीं था। तो आप लिखोगे सुलेमान इज़ नॉट वाइजर देन ही, उसकी तरह बुद्धिमान नहीं है, यानी उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसका कंपेयर सुलेमान से किया जा रहा है। तो यहाँ पर नॉट और वाइजर देन हो जाएगा, ठीक है। अब वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर हो जाएगा। चलिए अगला आपका दिया गया जिसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सम पोइट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया है कि कुछ पोइट्स जो हैं वो टेनिसन की तरह बहुत कम महान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है, चलिए देखते हैं। तो टेनिसन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यानी जो टेनिसन जो है वो क्या है, दुनिया के जो महान पोइट हैं उनमें से एक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी जो महान पोइट है उनमें से एक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है, अगला क्वेश्चन ये कह दिया गया है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क वर एवर नेसेसरी, ठीक है। यानी जो यहाँ पर आपको जो ये लाइन दी गई है, इसको क्या करना है, इसमें आपको क्या चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी जाएंगी। यानी यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया गया है, इस जो पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी जाएंगी वो भी यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखी हैं, तो हम उन्हें कैपिटल लेटर में कैसे लिखेंगे, यानी कौन से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो वहाँ पर दिया था कि व्हेन आई, और वहाँ पर आई जो था वो स्मॉल लेटर में था, लेकिन जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसको किससे करते हैं, कैपिटल लेटर में करते हैं। तो व्हेन आई वॉज इन दिल्ली, ठीक है, जब मैं दिल्ली में था। आई विजिट, अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद आप क्या करते हो, जब भी फुल स्टॉप के बाद ही आप कोई सेंटेंस को या कोई भी वर्ड को स्टार्ट करते हो तो किस में स्टार्ट करते हो, कैपिटल लेटर में। तो वहाँ पर स्मॉल लेटर में दिया था, आपको कैपिटल लेटर में आई लिखना है। तो आई विजिटेड द रेड फोर्ट, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप किसी संज्ञा को लिखते हो, किसी भी नाम को शुरू करते हो, किसी भी संज्ञा को शुरू करते हो, वो हमेशा क्या होगी, कैपिटल लेटर में स्टार्ट होती है। ये चीज़ का हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना
जब भी आप किसी भी नाउन को, ठीक है, जब भी आप किसी भी नाउन को किससे स्टार्ट कर, जब भी आप किसी भी नाउन को लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले आप उसको कैपिटल लेटर में शुरू करोगे, ठीक है। तो उसकी स्टार्टिंग किससे करोगे? कैपिटल लेटर में। ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ पर रेड फोर्ट आपने स्मॉल लेटर में लिख दिया, कुतुब मीनार स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक है, राजघाट स्मॉल लेटर में लिख दिया, इंडिया गेट स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या फिर किसी सीता, गीता, राज, ठीक है, जो भी नेम्स होते हैं, संज्ञा का मतलब ही होता है नेम, नाउन का मतलब ही होता है नेम। जितने भी नेम्स होते हैं, अगर आप किसी सिटीज़ का नेम हो, ठीक है, या फिर किसी भी कॉलेज का नेम हो, किसी भी बुक्स का नेम हो, सभी चीज़ें आप अगर क्या करते हो, कैपिटल लेटर में स्टार्ट नहीं करते हो, तो फिर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप से पहले या किसी सेंटेंस को शुरू करने से पहले आप ही कैपिटल लेटर लगाओगे, उसके बाद सारे स्मॉल होंगे, नहीं। आपके जो नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, चाहे वो पहले आए, चाहे बाद में आए, चाहे बीच में आए, कभी भी आए, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। तो बस इतना सा क्वेश्चन था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है भैया, इससे इजी क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर आपको ऐसे ही फ्री के मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, व्हेन आई को आप आई वॉज, यानी आप एक सेंटेंस को स्टार्ट करने जा रहे हो कि जब मैं दिल्ली में था, ठीक है, या जब मैं दिल्ली में था, तो आई वॉज यानी आई आपको कैपिटल लेटर में लिख लेना है, आई वॉज इन दिल्ली, और यहाँ पर आपको लगा देना फुल स्टॉप, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगली बात आप कह रहे हो कि आई विजिट द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राजघाट, इंडिया गेट, ठीक है। तो सारे देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखे हैं और आपको, अब आपने क्या किया, एक आपने बताया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के बाद आपने क्या किया, कॉमा लगाया, उसके बाद राजघाट, उसके बाद आपने क्या लगाया, कॉमा लगाया, उसके बाद इंडिया गेट लिखा, ठीक है, रेड फोर्ट के बाद कॉमा लगाया। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। सिर्फ यहाँ पर आपको ये नहीं कहा गया है कि पुटिंग कैपिटल लेटर, सिर्फ कैपिटल लेटर की बात नहीं की गई, यहाँ पर कहा गया है एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, यानी जो भी ज़रूरतें हो, अदर पंक्चुएशन मार्क्स व्हेन एवर नेसेसरी, जो भी ज़रूरत हो उनको भी आपको यहाँ पर पुट करना है। तो आपको कैपिटल लेटर के साथ साथ आपको कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, ये भी देखना है। और जब भी हमारी बात ख़त्म होती तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगता है। समझ में आ गया? बस इतना सा करना था और कुछ भी नहीं था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो है वो आपका गलत लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी आपका कोई यहाँ पर एडवाइस लिखा है और एडवाइस के साथ हमेशा ए और एन जो आर्टिकल्स होता है वो कभी भी आपका नहीं आता है। यहीं से आपको अंदाज़ा लगा लेना है एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, ठीक है, ऐसे तो आप हिंदी में लिखते हो एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस आपने लिखा यानी ए जो है आपका क्या है, ये आपका वॉवेल्स है, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, वॉवेल से है। और वॉवेल से पहले अगर जो ए ई आई ओ यू वॉवेल से अगर आपका कोई सेंटेंस आपका कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आपका ए और एन आर्टिकल्स नहीं लगता है। ये तो आपको अच्छे से पता, और एडवाइस में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। तो एन एडवाइस हम कहें ये बिल्कुल गलत बात है, हम एन एडवाइस बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा ही गेव मी एडवाइस, ठीक है, क्योंकि एन नहीं लगेगा यहाँ पर, एडवाइस के साथ कभी भी एन नहीं लगता है। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही गिव मी एडवाइस, यानी एन जो है वो आपका कट हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड, ठीक है। पहली बात तो ये है कि सीनरीज कभी नहीं हम लिखते, हम सीनरी बोलते हैं, ठीक है, सीनरीज नहीं बोलते हैं, ठीक है, सीनरीज हम यहाँ पर नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम लिखते हैं द सीनरी, क्या लिखते हैं, द सीनरी, ठीक है। सीनरी हम कभी प्लूरल में नहीं लिखते हैं, सीनरी ही लिखते हैं, ठीक है। द सीनरी हेयर यहाँ पर हो जाएगा, जब सीनरी है तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो इज हो जाएगा, ना कि आर होगा। तो द सीनरी हेयर इज़ क्या हो जाएगा, वेरी चार्मिंग हो जाएगा, वेरी गुड नहीं, हम कहेंगे कि जो हमारी सीनरी थी वो क्या है, बहुत मनमोहक थी, ठीक है, क्या थी, मनमोहक थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही मनमोहक था, ठीक है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है, मनमोहक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सीनरी, पहली बार सीनरीज नहीं लिखेंगे, सीनरी करेंगे, और जब सीनरी करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो इज़ हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि ये ये क्या है, सिंगुलर है,
और यहाँ पर हो जाएगा वेरी चार्मिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? चार्मिंग यानी मनमोहक है, ठीक है। बहुत अच्छी नहीं, मनमोहक, मन को मोहने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए लिख दिया है, यहाँ पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, ये देखिए। और आप इज़ वेरी गुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सिर्फ चार्मिंग, वैसे चार्मिंग वहाँ पे दिया नहीं है तो चार्मिंग की ज़रूरत नहीं है, अच्छी भी थी आप लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, अच्छी भी थी लिख सकते हो। तो ही गेव मी एडवाइस, ये तो मैंने आपको बताया। अब देखिए द सीनरी लिखेंगे, ठीक है। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, ठीक है, वहाँ का नज़ारा। तो द सीनरी हेयर, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, यहाँ पर आर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इज़ वेरी गुड, ठीक है। बस, और सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन आपका मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा हुआ है, यानी जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, जैसे कि बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ लैंग्वेज गेम्स क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लीजिए जा करके, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बच्चों में जो खेल के माध्यम से हम बच्चों को भाषा को सिखाते हैं वो कितनी महत्व देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर पूछा गया है, यानी खेल विधि से या खेल माध्यम से। तो लैंग्वेज गेम होता क्या है? गेम विच इज़ प्ले टू लर्न इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे इज़ कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे। और इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स, ठीक है। तो हमने देखिए जब भी मैं आपको वहाँ पर करा रही थी तो मैंने बताया भी था कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वहीं का स्क्रीनशॉट में लेकर आई हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ और डिटेल में आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था 2016, वहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर ही अपने ही वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स, तो लैंग्वेज गेम्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में पूछा। लैंग्वेज गेम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी सीखने के लिए लैंग्वेज गेम बहुत ही क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। ये क्या होता है, ये जो है क्या करता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये नेसेसरी होता है टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को अच्छा बनाने के, रोचक पूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, रुचिपूर्ण बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए, ठीक है। अगला है द लर्नर्स अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे आर एक्टिव, ठीक है। लर्नर्स जो होते हैं, जो सीखने वाले जो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अच्छा फील करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है, सक्रिय रहते हैं। गेम प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल द 4 स्किल्स, यानी हम खेल विधि के माध्यम से 4 तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो गेम्स प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल 4 स्किल्स, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम बच्चों को, जैसे कि मान लो कि अभी आपने यहाँ पर देखा, जैसे बच्चों को क्या दे देते हो, स्पेलिंग दे देते हो यहाँ पर, ठीक है। ये कंप्लीट करने के लिए स्पेलिंग बच्चों को दे देते हो। तो जब बच्चों को स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए देते हो तो गेम देते हो ना, तो जो जल्दी स्पेलिंग कंप्लीट कर लेगा। या फिर आपने ब्लैक बोर्ड पर ए ग्रुप बना दिया और बी ग्रुप बना दिया और एक स्पेलिंग इस तरीके से दे दी, यानी कि कंपार्टमेंट आपने स्पेलिंग दे दी और उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जो भी बच्चा, जिस भी ग्रुप में बच्चा कंप्लीट कर लेगा उसको आप वही पॉइंट्स दे देते हो, ठीक है। यानी इसने कंप्लीट कर लिया, आपने इसको 1 नंबर दे दिया, और ये इसने नहीं किया, आपने यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो होता है पहेलियाँ बुझा कर, यानी ये पहेलियाँ आप देते हो तो उसका आंसर देना होता है, इस तरीके से आप बच्चों को सिखाते हो, है ना। तो इस तरीके से आप खेल विधि के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फ्रेम 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, यानी ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये जो पैसेज दिया गया है, इसमें से आपको ये मान लो कि ये पैसेज आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसमें से क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी आया हुआ है कि यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, यानी जो महात्मा गांधी जी हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, थोड़ा सा हिंदी वाली जो मैथ जो होती है, थोड़ा 69 79 थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है, शायद 1869 ऐसे ही होगा, ठीक है।
तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 या 1869 मुझे सही लग रहा है, फिर आप कहोगे टीचर मेरी गलत बता रही है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो 1869 में कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर के काठियावाड़ में, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, चलिए। ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, ठीक है, ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। तो क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने क्या कहा है कि ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फॉर द अपलिमेंट ऑफ द पुअर, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी अपलिमेंट यानी किस पे समर्पित कर दी? गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, और अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए, फ्री यानी मुक्त कराने के लिए क्या की? अपनी के लिए समर्पित कर दिया। यानी अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने गरीबों का साथ देने के लिए और ब्रिटिश के लोगों से अपने देश को आज़ाद करने के लिए क्या किया? समर्पित कर दिया। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, ठीक है, उन्होंने एक आम आदमी की तरह जीवन बिताया या जीवन जिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो महान व्यक्ति थे तो महान बनकर चलते नहीं, एक आम आदमी की तरह सभी के साथ रहकर अपना जीवन बिताया। वी कॉल गांधी जी बापू, ठीक है, हम गांधी जी को क्या कहते थे? बापू कहकर बुलाते थे। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, वो क्या थे? वो हमारे राष्ट्र के पिता थे। ठीक है, राष्ट्रपिता कहलाते थे ना महात्मा गांधी जी। तो अब आप यहाँ से कैसे क्वेश्चन पुट ऑन करोगे? तो मान लो आप देखिए पहला ही क्वेश्चन बन गया है आपका कि व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जन्म के बारे में बताया, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना, देखिए यहाँ से व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना हाउ डिड महात्मा गांधी लिव हिज लाइफ। ठीक है, यानी कि जो महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया। तो उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया था, अभी मैंने पढ़ा, उन्होंने अपना जीवन गरीबों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने ब्रिटिश से अपने देश को आज़ाद करने के लिए, ठीक है, अपना जीवन क्या किया? समर्पित कर दिया। तो उन्होंने अपना जीवन जो है एक आम आदमियों की तरह बिताया, ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला है हु रूल्ड ओवर इंडिया। ठीक है, किसने भारत पर शासन किया है ना, ये यहाँ पर बात की गई है। तो किसने भारत पर शासन किया? हमारे महात्मा गांधी जी ने। अगला है हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र का पिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्र के पिता हैं, यानी राष्ट्रपिता कहलाते थे, राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, आपको जो भी आपको वहाँ से क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन आपको पुटअप करने के लिए दिए जाएं, आपको जो समझ में आ रहा है वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे यही लगा तो मैंने ये लिख दिया है, अगर आप इससे भी अच्छा बना सकते हो तो बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो बस यही हमारी वीडियो समाप्त होती है, क्योंकि आपको पता है कि 7 क्वेश्चंस आपके जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं यानी लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनके 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको ये वाली जो पोर्शन है, यानी कि जो शॉर्ट यानी लघुत्तरीय प्रश्नों का जो आपका जो पेपर सॉल्यूशन है, प्रश्न पत्र है, इनको एक एक करके सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है और अच्छे से समझाना पड़ता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर बहुत करो। जितना शेयर करोगे लोगों को उतना ही पहुंचेगा, उतना ही उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप दूसरों का भी भला करोगे तो अच्छी बात है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।